हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आकृति के कमरे में खुशबू, सिव्या, रूही और अनया बैठे हुए थे और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी जो है सिव्या कहती है, वैसे जीजू क्या आप हमें अपना शहर नहीं घुमाएंगे? अनया कहती है, क्या सच में पुणे जानी है? हाँ बिल्कुल, हमें भी तो देखनी है ना कि हमारी फ्रेंड की शादी कहाँ पर हुई है और वो जगह कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। और वैसे भी जीजू, हमें भी अपने पार्टनर की तलाश है, शायद हमारी तलाश वहाँ पूरी हो जाए। ये बोलते हुए खुशबू और सिव्या हंसने लगते हैं। अनाया भी हंसते हुए कहती है, ये बात है तो ठीक है, फिर हम जब वापस लौटेंगे तो आप लोग आ जाइएगा हमारे शहर। तो सिव्या कहती है, पक्का? हाँ हाँ पक्का। तभी जो है कमरे में आकृति एंटर करती है। उसके हाथों में एक ट्रे थी जिसमें स्नैक्स और कॉफ़ी रखी हुई थी। वो लेकर आती है और उनके सामने टेबल पर रख देती है और वहीं पर साइड में बैठ जाती है। तभी जो है अनाया का फ़ोन रिंग करता है। तो कहती है, ठीक है आप लोग बातें करो, हम ज़रा फ़ोन अटेंड करके आते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर बालकनी साइड में चला जाता है और इधर ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अब रूही वहाँ बैठी थी, तो ये लोग ज़्यादा मस्ती तो कर नहीं सकते थे क्योंकि रूही अभी बच्ची थी और उनको जो बातें करनी थी वो कर नहीं पा रहे थे। तभी खुशबू कहती है, रूही, हाँ हाँ दी, बच्चा आपकी स्टडी कैसे चल रही है? तो रूही कहती है, दी मस्त चल रही है। ओके, तो जाओ आप जाकर स्टडी करो। क्या दी, अगर आपको मुझे भगाना ही था तो डायरेक्टली बोल सकते थे ना कि हमें अपने में सीक्रेट बातें शेयर करनी है, मैं चली जाती। इस तरह बहाना बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये बोलकर वो कमरे से निकल जाती है अपना मुंह बनाते हुए। उसको जाता देख सिव्या कहती है, क्या यार, क्यों उसको ऐसे भगा दिया? नहीं, भगाया नहीं है, एक्चुअली मुझे यहाँ जैसे ही मैंने घर में कदम रखा ना, घर का माहौल मुझे कुछ खास ठीक नहीं लगा, इसीलिए थोड़ी सी बातें करनी थी। तो वो बच्ची है ना, उसके सामने क्या बातें करनी है? हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको बुरा लगी। तो खुशबू कहती है, तुम चिंता मत करो, हम लोग जब जाएंगे ना तो उससे मिलकर जाएंगे, उसको मना कर देंगे। हाँ ठीक है। तो आकृति से पूछती है, वैसे चल क्या रहा है ये घर में, इस तरह की शांति क्यों? आकृति उनको देखती है और कहती है, एक्चुअली वो पापा की कुछ दिनों से पता नहीं चल रही है। क्या? हाँ, और ये कितने दिनों से? यही कोई 7 दिन। 7 दिन? ओह माय गॉड। और तुम्हें हमें नहीं बतानी थी? मतलब तुम पूरी तरह से हमें पराया कर चुकी हो। क्या सच में हमसे दोस्ती नहीं रखनी है? आकृति उनको देखती और कहती, क्या बोल रही हो? ये भी कोई कहने की बात है? तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूंगी? मतलब इतना कुछ तुम्हारी लाइफ में चल रही है और तुमने हम तक एक भी बात शेयर नहीं की। तुम अपने ससुराल गई, वहाँ पे हमारा कॉल तक अटेंड नहीं किया, मैसेज का जवाब नहीं दिया और ना ही रिटर्न कॉल किया। तुम यहाँ कुछ दिनों से आई हो, हमें ज़रा सी भी खबर नहीं हुई। वो तो अच्छा हुआ कि एयरपोर्ट पर जीजू मिल गए, वरना हमें तो पता ही नहीं चलती इस बारे में। आकृति अपनी नज़रें झुका लेती है और कहती है, सॉरी ना, मैं कितनी बार बोलूँ? सॉरी बोलने से क्या बीता हुआ समय वापस आ जाएगी? और जो तुमने किया वो सही हो सकती है? अच्छा ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तभी शिव्या कहती है, अच्छा ये बताओ, पुलिस स्टेशन में गए थे? तो आकृति सब बताती है कि मम्मी पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पर रिपोर्ट हुई और वहाँ से भी कुछ पता नहीं चली। फिर मम्मी ने मुझे कॉल किया, तब जाकर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा वो लोग रिलैक्स होते हैं कि चलो, ये खुद के लिए नहीं आई है, मतलब घूमने के लिए मायके में कुछ ज़रूरी काम से ही। तभी जो है अनाया बालकनी से रूम में एंटर करती है।
उन लोगों को सीरियस टॉपिक पर बातें करते हुए देखती है तो कहती है, क्या हुआ, आप लोग काफ़ी सीरियस लग रहे हो। तो शिव्या हंसती हुई कहती है, नहीं जीजू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस इसकी क्लास ले रहे हैं ना। क्लास? हाँ, ससुराल जाने के बाद, शादी के बाद ये पूरी तरह से हमसे जो है रिश्ता तोड़ चुकी है। अनया हंसते हुए कहती, ऐसी कोई बात नहीं है, बिजी होंगी शायद। ये बोलकर वो कमरे से बाहर जाने लगती है तो खुशबू कहती है, अरे जीजू कहाँ जा रहे हो आप। तो अनया कहती है, आप लोग बातें कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। उनके जाने के बाद खुशबू जो है उठती है और आकर आकृति के बगल में बैठ जाती है और कहती है, अच्छा तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, पापा और अंकल भी मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे, कुछ दिनों में वो वापस आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। आकृति ये बोलती है बड़ी शांति से और बड़ी उदासी भरे स्वर में बोलती है। अब शिव्या को ये अच्छा नहीं लगता है कि उसकी दोस्त इतनी उदास है। आकृति को हंसते हुए मुस्कुराते हुए अच्छी लगती थी। और दोस्त भी तो ऐसे होते हैं ना, समय आने पर कमीने भी बन जाते हैं और अपने दोस्त को उदास देखते हैं तो उसका मूड लाइट करने के लिए हंसी मजाक भी करने लगते हैं। कैसे भी करके उनका दोस्त खुश होना चाहिए। तो बस क्या था, शिव्या भी आती है, उसकी दूसरे साइड बैठ जाती है और कहती है, यार तू कितनी लक्की है ना। हाँ, तुम बहुत लक्की हो, खुशबू भी बोलती है। आकृति उन दोनों को घूरते हुए कहती, क्या मतलब। यार जीजू कितने रोमांटिक हैं, मतलब उनसे ज़रा भी सब्र नहीं हुई। वो अपने एक हाथ जो है गालों पर रख कर और जैसे सोच रही हो, उस पल को याद कर रही हो और ये बोल रही हो। जब ये सुनती है ना आकृति, उसको घूरने लगती है, घूरते हुए कहती, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मतलब शर्म वगैरह है कि नहीं कुछ भी। तभी खुशबू उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहती है, शर्म, क्या बात कर रही हो, शर्म। अरे जो हमने नज़ारे देखे ना, सच बता रही हूँ, अब हम पर खुद पर तरस आ रही है हमें। काश काश कि हमारा भी कोई साथी होता, कितना अच्छा होता। आकृति दोनों की तरफ देख रही थी। उनकी ये बेशर्मी, मतलब डायरेक्टली बोल देना उस बेचारी को कितना अजीब फील करा रहा था, वो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे। वो वहाँ से उठकर जाने ही वाली होती कि तभी दोनों एक एक करके उसका हाथ पकड़ कर उसको ज़बरदस्ती बैठा देते हैं और कहते हैं, कहाँ मैडम, कहाँ भाग रही हो, ज़रा हमें भी तो बताओ। जीजू कितने रोमांटिक हैं कि क्या बोल रही हो तुम दोनों। अरे हम सच बोल रहे हैं, जो हमने देखा। क्या बोला था उन्होंने, कितना इंतज़ार करवाती हो यार, इतना तरसाना भी सही नहीं है। ये बोलकर दोनों जो है हंसने लगती हैं। आकृति आकृति को तो बहुत शर्म आ रही थी। वो अपना चेहरा जो है हल्का सा झुका लेती है और कहती है, देखो ये सारी बातें मत करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को, हाँ हाँ, हम दोनों को क्या क्या, मैं तुम दोनों को भगा दूंगी। अच्छा, भगा दोगी, और भगा दोगी इसका मतलब हम भाग जाएंगे। नहीं, तुम बोलोगे कि जाओ यहाँ से और हम लोग इतने अच्छे हैं कि हम चले जाएंगे। ये बात शिव्या बोलती है। दोनों जो है आकृति को साइड हक कर लेते हैं। यार तू कितनी लकी है, सच कहूँ कि अब तो हमें जलन हो रही है। काश काश कि हमें जीजू पहले मिल जाते, जीजू आई मीन अनयन जी पहले मिल जाते तो हम छोड़ते नहीं। कि क्या मतलब, मतलब ये कि यार तुमसे पहले हम अपना जो है लक आजमाते ना। क्या कुछ भी, ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है। खड़े होकर वो रूम से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी खुशबू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, यार सच्ची सच्ची बताओ ना, उनके कोई भाई वगैरह है क्या, ये दोस्त जो इनके जैसे ही हैंडसम भी हो और रोमांटिक भी। ये सुनते ही आकृति जो है खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों के सामने कुछ चेहरे आते हैं। जी हाँ, ये अनया के दोस्तों के थे। जब मुँह दिखाई के दिन वो लोग आए थे, उनमें से एक था रवि, रौनक। उनके चेहरे जब सामने आते हैं, उसके चेहरे पर एक नोटी स्माइल आ जाती है। वो पलटती है और कहती है ना, बहुत हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा, और तुम लोग के साथ मैच भी करेंगे। एक तो इतना मस्तीखोर है कि शिव्या तुम्हारे साथ तो परफेक्ट जोड़ी लगेगी, और एक काफ़ी हद तक मैच्योर,
बड़े ही शांत स्वभाव के, जो कि तुमसे काफ़ी मैच करेगा। खुशबू जब ये बोलती है ना तो दोनों उसका हाथ जो है छोड़ देते हैं और कहते हैं कि क्या बोल रही है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये बोलकर वो साइड हो जाती है और कहती है हाँ हम ऐसे ही ठीक है, तुम जाओ, तुम जाओ। आकृति जो है हंसते हुए वहाँ से निकल जाती है और कहती है हो गया ना, टाटा फिश आए बड़े। ये बोलकर वो निकल जाती है। यही खुशबू और शिवा एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं यार जो भी कहो, ये जब हंसती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। कब से ये उदास मुंह लेकर बैठी हुई थी। तभी खुशबू कहती है हाँ ये भी सही है, लेकिन उसके पापा है ना, यार हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्या मैं पापा से बात करूँ क्या? शिव्या कहती है क्योंकि शिव्या के जो फादर थे ना वो पुलिस में थे, एसआई पोस्ट पर थे। तो खुशबू कहती है हाँ ये कर सकते हैं, उनसे ज़रा बात करके देखना क्या कुछ हो सकता है क्या। दोस्त हो तो ऐसे हो, बिना कुछ कहे, बिना बताए, बिना रिक्वेस्ट किए अगर आपकी हेल्प करने के लिए सामने आ जाते हैं तो इससे अच्छे दोस्त आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। यही सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं, जो आपकी हर चीज़ को, हर दुख दर्द खुशी सबको समझते हैं एक साथ। अब आकृति तो जा चुकी थी तो ये यहाँ बैठ के क्या करते हैं, ये भी कमरे से निकल जाते हैं। और वहीं अनाया अपनी माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बातें कर रही थी। मम्मी दादू कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, इतने टेंशन में क्यों हो? मम्मी आपको ही पता है ना, मुझे वो आकृति का उदास चेहरा नजर अच्छा नहीं लगता मम्मी। आखिर उसकी जगह हमारे मेरे पापा होते तो क्या मैं ऐसे थोड़ी ना रहती। वो तो इतनी अच्छी है कि इतना कुछ होने के बाद भी हमारे परिवार को सबको देखभाल कर रही है यहाँ पे, वरना मैं तो पता नहीं मेरा क्या होता अगर मैं होती उसकी जगह तो। अनाया की मम्मी उसकी बातों को समझती और कहती है अब क्या कर सकते हैं बेटा, पर कोई ना, दादाजी जल्दी आ जाएंगे। और वैसे मम्मी आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं और आकृति हनीमून पर जा रहे हैं? तो अनाया की मम्मी उसे समझाते हुए कहती है बेटा आप लोग जिस सफ़र पे निकलने वाले हो वहाँ पर कई मुश्किलें मुश्किलें आएंगी और आपको उनका सामना भी करनी है। और उस बीच नेटवर्क मिले ना मिले, किसी से संपर्क हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो किसी को उम्मीद देने से अच्छा है कुछ समय के लिए उसे शांत करा दीजिए। वो तो दोस्त हैं, वो तो फ़ोन करेंगे ना उनके दोस्त कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तो अब वो निश्चिंत रहेंगे कि चलो अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी क्वालिटी टाइम बिताने गए। जब ये बोलती है ना तो अनाया अपनी नज़रें जो है झुका लेती है और कहती है क्या मम्मी अभी इतने भी खुलकर नहीं बोलने थे। अनाया की मम्मी हंसती हुई कहती है हाँ हाँ बेटा, ये शर्म सिर्फ दिखाने के लिए है, अंदर से तो है नहीं, बस चेहरे पे नज़र आ रही है। क्या मम्मी आप भी? अच्छा मम्मी मुझे सुला दो ना, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थकी। क्यों, कमरे में नहीं जानी? अरे वो उसके दोस्त आए ना तो वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है फिर। उसके सिर को हल्के हल्के हाथों से दबाने लगती है। अनाया वही आंखें बंद किए हुए सोच रही थी वाइफी तुमने बहुत मुझे परेशान कर रही हो, इतना भी तरसाना सही नहीं है, बस एक बार पकड़ में आ जाओ। ये बोलकर वो नींद के आगोश में चली जाती है। वही आकृति जब कमरे से बाहर आती है ना तो वो हॉल में उसकी माँ दादी आपस में बैठकर बातें कर रही थी। माँ के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था, सैड वाली, और दादी माँ उनको समझा रही थी शायद। आकृति वहाँ जाती है तो देखती है मम्मी क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। दामाद जी सो गए क्या? पता नहीं वो तो कमरे में नहीं है। क्या, कहाँ चले गए? लेकिन तभी अनाया की मम्मी कमरे से बाहर आते हुए कहती है वो सो गई है मेरे कमरे में। अच्छा, लेकिन वो वहाँ क्या कर रहे हैं? अ, मम्मी वो मेरे दोस्त लोग हैं ना तो वो आपस में बातें कर रहे थे हम लोग, तो इसी वजह से वो निकल। आकृति की मम्मी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कहती नहीं।
तभी कमरे से सिव्या और खुशबू भी आते हैं और कहते हैं ठीक है आंटी, अब हम चलते हैं। तो आकृति की मम्मी कहती है क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी भी क्या है, बाद में जाना। तो सिव्या हंसती हुई कहती है अरे क्या कहें आंटी, वैसे भी हम लोग गलत टाइम पर आ चुके हैं। वो आकृति को देखते हुए आंख मारते हुए कहती है, आकृति अपनी नज़रें जो है हटा लेती है। गलत टाइम? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ है, आपको नहीं पता, हम गलत टाइम पर आए हैं। खैर कोई ना, आप तो आ ही चुके थे तो अब चलते हैं, फिर आएंगे। और सिव्या कहती है आंटी आप चिंता मत कीजिए, अंकल मिल जाएंगे, मैं पापा से बात करूँगी तो देखते हैं क्या होता है। आकृति की मम्मी ये जो सुनती है ना तो उसकी तरफ देखती है और कहती है धन्यवाद बेटा, पुलिस वालों को तो क्या ही क्या, रिपोर्ट तो कराए थे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना इनके काम कितने स्लो होते हैं। सिव्या हंसती हुई कहती है हाँ हाँ आंटी, अब हमारे घर में पुलिस वाले हैं तो मुझे अच्छे से पता है। ये बोलकर हंसते हुए खुशबू और सिव्या जो है सबको नमस्ते करके वहाँ से निकल जाते हैं। इसी तरह से करीबन शाम होने जाती है। अनाया भी करीबन 3 घंटे लगातार वो सोई रही। 3 घंटे के बाद जब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है तो उस कमरे में वो अकेली थी। वो उठकर बैठ जाती है और कहती है मैं कहाँ हूँ। इधर उधर नज़रें घुमाती है, तभी उसको याद आता है कि वो तो अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही थी और यहीं पर सो चुकी है। तभी उसे ये भी याद आता है कि आकृति के दोस्त आए हुए थे और उसके साथ थोड़ा सा भी समय नहीं मिला, ना ही बातें करने की और ना ही कुछ और। ये सोचते हैं उसके चेहरे पर चिढ़ वाली एक्सप्रेशन जो है आ जाती है। वो उठती है, उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है जहाँ पर आकृति किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। वहाँ जाती है, आकृति को एक नज़र देखती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। आकृति भी उसको देखती है और फिर वो जिससे बातें कर रही थी वो कहती है मैं बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। वही अनाया करीबन 5 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। आने के बाद जो है वो कमरे से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी आकृति कहती है क्या हुआ आपको। आकृति अनाया उसको देखती है और बिना कुछ बोले कमरे से निकल जाती है। अरे क्या हुआ इनको, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नाराज़ है, पर मैंने क्या है। यही सोचते वो भी कमरे से बाहर आती है। अनाया जो है जाकर अपनी दादी माँ के पास बैठती है और कहती है दादी। हाँ हाँ क्या हुआ बेटा। दादी मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ हाँ तो लगेगी नहीं, लंच भी तो नहीं किया था, सो गए थे, गई थी तुम्हारी माँ तुम्हें जगाने के लिए, तुम तो उठे ही नहीं। अभी कितना टाइम हो रहा है। अनाया मोबाइल निकालती है, टाइम देखती है तो 3 बज रहे थे। 3। हाँ तो ठीक है ना, अब मैं उठ गई हूँ ना, अब मुझे खाना दो। ये सब आकृति जो है वहाँ खड़ी होकर सुन रही थी। दादी माँ आकृति को देखती हैं और कहती है तुम्हारी बीवी है ना, उससे मांगो। अनाया कहती है नहीं, उसके पास टाइम नहीं है मेरे लिए। ये बोलकर वो चुप हो जाती है। आकृति जब ये सुनती है तो समझ जाती है कि क्यों ये उससे नाराज़ है। उसके चेहरे पर ये सुनते ही स्माइल आ जाती है। वो किचन की तरफ चली जाती है। दादी माँ उसको जाते हुए देखती हैं तो कहती हैं चलो ठीक है, अब उठ कर बैठो, तुम्हारे लिए खाना आ रही है। खाना आ रही है? कौन लेकर आ रहा है? और कौन, तुम्हारी वाइफ ही। अनाया उठ कर बैठ जाती है और किचन की तरफ देखने लगती है। तभी दादी माँ कहती हैं जाओ जाकर हाथ मुँह धो लो। तो अनाया कहती है मैंने धो लिया। ओके। आकृति उसके लिए खाना लेकर आती है और वहाँ पे रख देती है। तभी अनाया कहती है दादी माँ आप खिलाओ ना। क्यों, हमने तुम्हारी शादी करवा दी है, जाकर वाइफी के हाथ से खाओ। आकृति वहाँ पे खड़ी थी, उसको अजीब भी लग रही थी, शर्म भी आ रही थी। वो अपनी नज़रें जो इधर उधर करती है। तो अनाया कहती है नहीं, मुझे आपके हाथ से खानी है, आप खिला रहे हो या नहीं। दादी माँ हंसते हुए प्लेट हाथ में लेती हैं और बड़े ही प्यार से निवाला उसके मुंह में डालना स्टार्ट करती हैं और वो खाने लगती है। दादी माँ बड़े ही प्यार से अनाया को खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद उसे पानी भी पिलाती है अपने हाथ से ही। उसके बाद उसका अपने आँचल से उसका जो है लिप्स जो है साफ़ भी करती है। ये सारी चीज़ें एक छोटे बच्चों को कैसे दादी या माँ बड़ी प्यार से गोद में बैठाकर खिलाती हैं, खिलाने के बाद मुँह उसका साफ़ करती हैं, बिल्कुल वैसे ही अनया
ये सारी चीज़ें हो जाती है तो अनाया उठती है, उठकर अपनी दादी को गले लगाती है, उसके उनकी चिक बस किस करती है और कहती है, दादी आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत ज़्यादा। अनाया जो है उठती है और उठकर रिया के कमरे में चली जाती है। रिया वहाँ पर जो है कुछ कर रही थी, तभी अनाया कहती है, दी हाँ चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। रिया कहती है, क्या हुआ, तुम्हें घूमने क्यों जाना, तुम जाओ अपनी वाइफ के पास। अनाया उदास मुँह लेकर वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है, कहाँ जाऊँ दी, किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ये सुनते ही रिया हंसती रहती है, अच्छा ऐसा क्या हो गया, क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें समय नहीं दिया। अनाया उसके तरफ देखती है और कहती है, रहने दो दी, चलो ना आप, चलो कहीं चलते हैं, चलो घाट साइड चलते हैं। लेकिन मैं कुछ काम कर रही हूँ। दी आप बाद में कर लेना ना, चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो जाती है, जाकर अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और छोटे बच्चों की तरह रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, चलिए ना दी प्लीज़ प्लीज़। हाँ तो रिया कैसे नहीं मानती, आखिर अपनी बहन से बहुत प्यार जो करती है, बहुत, उसके लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलती है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी दे देगी, बहुत प्यार करती है। अपनी बहन की क्यूट सा हरकत देखकर रिया के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है और कहती है, ओके ओके बच्चा चलते हैं। हाँ बस अब बच्चा मुझे बोलो, मैं पक्का बच्चा बन के ही रहूँगी आपके पास। ये बोलकर अनया बैठ जाती है हंसते हुए। रिया भी उठती है, उठकर इस वक्त वो टी शर्ट पहन रखी थी तो उसके ऊपर एक जैकेट पहनती है और दोनों बहनें घर से निकल जाते हैं। आकृति किचन में वो थाली धोने के लिए गई थी और जैसे ही वो किचन से बाहर आती है तो दोनों बहनों को जाते हुए दिखती है। सॉरी, वो तो नहीं जानती कि वो रिया उसकी बहन है, लेकिन दोनों को साथ में जाते हुए देखती है। उसका चेहरा लटक सा जाता है। वो सोचा था कि वो जाएगी, अनया को मनाएगी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता है। फिर वो कुछ सोचती है और कहती है, कोई बात नहीं, रात को कमरे में ही आएंगे ना। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो लोग तो निकल चुके थे। इधर आकृति अपनी माँ के कमरे में जाती है तो देखती है उसकी माँ कुछ काम कर रही होती है। वहाँ जाती है, कहती है, माँ क्या कर रहे हो आप। तो उसकी मम्मी कहती है, कुछ नहीं बेटा। क्या हुआ, तमाची कहाँ है। आकृति बताती है कि वो अपने बॉडीगार्ड के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं। अच्छा ठीक है। बेटा मैं एक बात पूछूं। हाँ मम्मी पूछो ना। तो क्या तुम भी जाओगी उसके साथ। क्या मतलब मम्मी। मतलब अपने पापा को छुड़वाने। आकृति उनके पास बैठती है, उनका हाथ पकड़ते हुए कहती, मम्मी मुझे तो जानी पड़ेगी ना। अब आपको पता है कि जब हम दोनों की ज़िंदगी की डोर एक दूसरे से बंध चुकी है तो मुझे तो जानी ही होगी। अगर उन्हें कल को कुछ हो गया तो मैं उनके बगैर कैसे रहूँगी। अने आकृति की मम्मी आकृति को बड़ी ही गौर से देख रही थी। उसकी आंखों में वो प्यार भी उनको नज़र आ जाती है। सब ठीक है ना बेटा। हाँ मम्मी सब ठीक है। क्या तुम उन्हें पसंद करने लगी हो। आकृति अपनी नज़रें उठाती है और अपनी माँ की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, मम्मी आपको क्या लगता है। आकृति की मम्मी कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे। हाँ मम्मी। आकृति जो थी ना अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा करीब थी। हाँ पापा से भी थी, लेकिन माँ से बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब भी आकृति बीमार पड़ती थी या कुछ भी होता था, पूरी रात उसकी माँ उसके पास रहती थी। उसके पापा पूरे दिन काम करके आते थे थके हारे, खाना वगैरह खाकर थोड़ा टाइम बच्चों के साथ बिताने के बाद वो सो जाते थे। लेकिन उसकी माँ अभी तक, अभी भी आकृति को कुछ भी हो जाए, एक छोटे बच्चे की तरह उसका ध्यान रखने लगती है। और बचपन से ही अपनी हर एक बात अपनी मम्मी से शेयर करने की आदत सी हो चुकी थी आकृति को। और यही कारण था कि वो आज भी बिना झिझक अपनी माँ से ये सारी बातें रख देती है।
आकृति कहती है, मम्मी आपको क्या लगता है आप लोगों ने एक लड़की से मेरी शादी करवा दी और मैं चुपचाप बिना कुछ बोले कर ली। मैंने ये तक नहीं कहा कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है या नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या आपने ज़रा भी ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं की या ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर? ये सुनते ही आकृति की मम्मी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती कि क्या क्या मतलब? मम्मी मतलब ये है, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था ना, तो उनकी वो जो नीली आंखें हैं वो मेरी रातों की नींद चुरा ले गई थी। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो लोग पड़ोसी हैं, तो एक उम्मीद थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी तय कर दी तो वो भी टूट चुकी थी। लेकिन कहते हैं शायद ऊपर वाले ने हम दोनों की जोड़ी बना के भेजी थी। आप लोगों ने मेरी शादी उनसे ही तय कर दी। इसका क्या मतलब है मम्मी? ये किस्मत कनेक्शन कब दिल का कनेक्शन बन गया पता ही नहीं चला। और आज मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर उन्हें कल को कुछ हो गया ना मम्मी, तो मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊँगी। तो इसलिए मुझे जानी होगी उनके साथ, उनकी अर्धांगिनी और रक्षक बनकर। जैसे कि आप सभी कहते हैं कि मैं उनकी एक कवच हूँ, तो मैं मेरे जीते जी उन्हें कैसे कुछ हो सकती है? आकृति की मम्मी सारी बातें सुनती हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो कहती पर बेटा वो बहुत खतरनाक जगह होगी। जितना गुरु माँ ने इस बारे में हमें समझाया था, बताया था। आकृति कहती है मम्मी इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे जाना होगा। पापा भी वहाँ पर हैं और ये भी अकेले जाएंगे, सही नहीं ना है। और मैंने सुना है कि उनकी बॉडीगार्ड जो है रिया, वो भी जाने वाली है। आकृति की मम्मी उसे कहती है बॉडीगार्ड? हाँ वो तो बॉडीगार्ड है ना। है नहीं बेटा, थी। अनया के छुपे हुए रिश्ते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि रिया जो है वो अनया की बड़ी बहन है। क्या? हाँ। आकृति को शौक लगता है। फिर अनया की सॉरी आकृति की मम्मी ये बताती हैं कि मैंने 2 दिन पहले जब तुम लोग आए थे तो उन्हें आपस में बात करते हुए सुन लिया था। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि जब तुम्हारे पापा यानी कि सभी पापा तुम्हारे आ जाएंगे और वहाँ से तुम लोग अपने काम निपटा कर आ जाओगे सब कुछ, तो रिया की आइडेंटिटी सामने आएगी और उनके लिए भी तो शादी वगैरह करानी है, रिश्ते वगैरह जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ों के बारे में लेकर उनकी फैमिली आपस में बातें कर रही थी। मैं उन अंदर जाने ही वाली होती, लेकिन ये सारी बातें सुनकर मैं वापस लौट आई थी। इतनी बड़ी बात छुपाई गई थी, तो ये बहन होकर बॉडीगार्ड बनकर कैसे? आकृति की मम्मी उसे समझाते हुए कहती है बेटा बड़े घरों में ऐसे कई सारे राज होते हैं जो दबे हुए होते हैं और सही वक्त पर सही समय पर वो सामने आते हैं। जी जी मम्मी। लेकिन मम्मी क्या आपने वो पूछने की कोशिश नहीं की? तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? वो उनकी घरेलू मामला है, तो इसमें हमें नहीं बोलना चाहिए। अब अपनी बेटी को बॉडीगार्ड बनाए या कुछ और, हमें क्या फ़र्क पड़ती है? हाँ तुम पूछ सकती हो, तुम उनकी बहू हो, तुम्हें जानने का हक है। आकृति कुछ नहीं कहती। इसी तरह जो है करीबन रात हो जाती है। रात के डिनर की तैयारियां चल रही होती है। आकृति आकृति की मम्मी और अनया की मम्मी तीनों मिलकर डिनर बना रहे थे। आकृति की मम्मी कहती है बेटा तुम जाओ जाकर फ्रेश हो लो, अब बस काम हो गया है, हम डिनर जो है डाइनिंग टेबल पर लगा देंगे। आकृति कहती है कोई बात नहीं मम्मी, आप लोग जाइए मैं कर लूँगी। तो अनया की मम्मी कहती है नहीं बेटा तुम जाओ, हम देख लेंगे। आकृति भी उनकी बातों को ज़्यादा भी टालती नहीं है, मतलब होता नहीं है इग्नोर नहीं करना, वो चली जाती है। वो कमरे में जाती है और जाकर पहले वॉशरूम जाती है, वहाँ से फ्रेश वगैरह होकर आती है और उसके बाद जो है सोच रही थी कि आज क्या किया जाए।
आखिर अपने हावी को मनानी भी तो थी, नाराज़ बैठे हुए हैं। वो कवर्ड के पास जाती है और बड़े ही गौर से सारे कपड़े को एक नज़र देखना स्टार्ट करती है। साड़ियाँ, सूट्स, टी-शर्ट्स, पैंट, उसके बाद नाइट ड्रेस। जब उन पर उसकी नज़रें जाती हैं तो एक-एक करके देखना स्टार्ट करती है। सबको देखने के बाद उसकी नज़र एक नाइटी पर जाती है, हल्की सी पिंक कलर में, शॉर्ट नाइट ड्रेस, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसको देखती है, हालाँकि उसको ये देखकर ही शर्म आ रही थी क्योंकि ये सारे कपड़े जो थे ना, ये शादी से पहले शॉपिंग की गई थी, वो खुशबू और सिविया। ये सारी चीज़ें उसकी शादी के बाद के लिए वो लोग ज़बरदस्ती खरीद कर गिफ्ट किए थे। वो इसको पहले तो पुणे लेकर भी नहीं जा रही थी और यहीं पर रख कर गई थी और उसको ये सारी चीज़ें देखकर थोड़ी-सी अजीब फीलिंग हो रही थी, शर्म भी आ रही थी क्योंकि आज तक उसने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहन रखे थे। लेकिन आज की बात कुछ और थी। पहले तो उसकी मैरिड वो शादीशुदा है और दूसरी उसके हबी नाराज़ थे, मनानी भी तो थी। तो क्या करती है, उसे लेती है और लेकर साइड में रख देती है। फिर कवर्ड बंद करती है, फिर नीचे चली जाती है। वहाँ पे डिनर की सारी तैयारियाँ जो है डाइनिंग टेबल पर हो चुकी थी और इंतज़ार था रिया और अनाया की। अनाया की मम्मी कहती है, बेटा ज़रा फ़ोन करो ना, वो लोग कहाँ पर रह गए। तो आकृति फ़ोन निकालती है और फ़ोन लगाती है। पहले तो वो लगाती है अनाया को, तो वो फ़ोन जो है कट कर देती है। फिर उसके बाद जो है वो रिया को कॉल करती है। रिया का नंबर भी उसके पास था, इमरजेंसी के लिए रिया ने खुद दिया था कि कोई भी प्रॉब्लम हो, बॉडीगार्ड होने के नाते वो जल्दी उसकी हेल्प के लिए आ जाएगी। तो इसीलिए उसने दिया था, तो रख लिया था आकृति ने। अब आकृति उस नंबर को निकालती है तो वहाँ पे लिखा हुआ था बॉडीगार्ड। उसको कट करती है और कट करने के बाद जो है वहाँ पे लिखती है दी। उसके चेहरे पर स्माइल थी और फिर वो फ़ोन करती है। फ़ोन करती है तो रिया देखती है नंबर और उसके बाद फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, हाँ बोलिए, आप लोग कब आएंगे। तो रिया कहती है, जस्ट हम अभी पहुंचने वाली हैं, बस 2 मिनट। ओके, ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं आगे क्या होगा। आकृति अपने हबी को कैसे मनाती है, क्या अनाया की नाराज़गी दूर होगी, जानेंगे सब अगले पार्ट में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारी स्टोरी संगम दो दिलों की।